डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। मैकियावेली ने के जो धर्म संबंधी विचार हैं, उसके मानव संबंधी विचार हैं, एक राजा को कैसा आचरण करना चाहिए, इसके बारे में उसने बताया। उसके बारे में हमने सबने चर्चा की। आज हम मैकियावेली ने राज्यों का वर्णन किस तरह किया, राज्यों का वर्गीकरण कैसे किया और विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के संबंध में उसके क्या विचार थे, इसके बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। कि प्रिंस में जो उसकी पुस्तक थी प्रिंस, उसमें फ्रांस, स्पेन, इटली, जो इंग्लैंड है के सुदृढ़ शक्तिशाली राजतंत्रों की वो प्रशंसा करता है। वो ये कहता है कि जो उसकी पुस्तक थी उसमें उसने जो फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में जो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उनकी उसने प्रशंसा की तथा इटली के एकीकरण हो हेतु उसने इसी राजतंत्रीय व्यवस्था को प्राथमिकता दी। और उसकी प्राथमिकता के कुछ तत्कालीन कारण भी हम मान सकते हैं कि क्यों उसने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया। सबसे पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि उस समय लोगों का भ्रष्ट चरित्र, जो मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार थे, वो इसी आधार पर आए। उसने मानव को स्वार्थी माना, लोगों को भ्रष्ट चरित्र को देखा, तो इसलिए उसने जो राजतंत्रीय व्यवस्था है उसका समर्थन किया। राज्य में संपत्ति की असमानता थी, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति थी, किसी के पास कम संपत्ति थी, ये भी उसने देखा। इटली की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी वो ऐसर थी, जिनके जो राज्य शक्तिशाली नहीं थे वो पतन की ओर जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने राजतंत्रीय व्यवस्था को ही पुनः मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था को ही उसने प्राथमिकता दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। वह राज्यों के वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण करता हमें दिखाई देता है। उसने 3 भेद बताए हैं राज व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के। एक तो राजतंत्री, एक कुलीन तंत्री और तीसरी थी संवैधानिक प्रजातंत्र। तो वो गणतंत्र को ज़्यादा ठीक मानता था। जो संवैधानिक प्रजातंत्र में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी उसको ज़्यादा ठीक मानता था, लेकिन उसका ये भी मानना था कि सभी परिस्थितियों में इसे अपनाया जाना संभव नहीं है। और इटली की परिस्थितियाँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया जाए। तो इसलिए उसने वहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ वो मानता था। कि उसका ये कारण था कि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा ज़्यादा समझदार होते हैं। राजा राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की स्थापना होती है, और जो कानूनी और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कहाँ उसे दिखाई देती है? ज़्यादा गणतंत्रीय व्यवस्था में। राजतंत्रीय में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। जनता जो किए गए कार्यों को भूलती नहीं है जल्दी से। यदि जनता के लिए अच्छा काम किया जाए तो वो उसे याद रखती है। भौतिक समृद्धि में सहायक है गणतंत्रीय व्यवस्था। पदाधिकारियों का चुनाव बिल्कुल सही तरीके से होता है, उसका ये मानना था। संधि पालन गणतंत्रीय व्यवस्था में ज़्यादा होता है बजाय किसके? राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में। एक सबसे महत्वपूर्ण जो सर्वश्रेष्ठ मानने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तर्क उसका ये था कि समय अनुसार परिवर्तन की क्षमता है उसमें, गणतंत्रीय व्यवस्था में। राजतंत्रीय व्यवस्था में ये संभव नहीं है। इसलिए उसने राज्यों के वर्गीकरण में गणतंत्रीय व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन इटली की परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ उसने राजतंत्रीय जो व्यवस्था है उसका समर्थन किया। कानून और विधि निर्माण पर उसका क्या विचार था? मैकियावेली ने अपनी विचारधारा में कानून और विधि निर्माण को जो महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, उसका ये स्पष्ट मत था कि इटली की विशेष परिस्थितियों में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी उसने उदारवादी राज्य की ही अवधारणा उसने अपनाई। उसकी सामान्य इच्छा थी कि उदारवादी राज्य होना चाहिए। मैकियावेली एक कानून निर्माता को राज्य में बहुत ज़्यादा महत्व देता था। नियमों का निर्माण करके समाज को, उसका ये मानना था कि नियमों का यदि निर्माण होता है तो इससे समाज में सही व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। उसका ये भी मानना था कि कानून संपूर्ण ढांचे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो नैतिक हो। इसलिए जो कानून है वो अच्छा होना चाहिए। उसका
मध्यकालीन जो विचारक थे कि प्राकृतिक और देवी विधियां को जो मानते थे उसमें उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता था। वो शासक द्वारा बनाई जाती हैं। नागरिक विधियां किसके द्वारा बनाई जाती है? शासक के द्वारा, जो शासन कर रहा है। और इस क्षेत्र में हमें वो ज़्यादा यथार्थवादी हमें दिखाई देता है। उसका ये मत था कि नागरिक विधियों के द्वारा ही प्राकृतिक अराजक अवस्था का अंत हुआ है और समाज में एकता की स्थापना हुई है। इसलिए जो नागरिक कानून है वो ही जो सर्वश्रेष्ठ है बजाय किसके? राजतंत्रीय व्यवस्था के। और यही कारण है कि मैकियावेली को हम आधुनिक युग का जनक मानते हैं। उसके जो सिद्धांत थे, उसके जो विचार थे, उसके पूरे सिद्धांतों में हमें आधुनिकता की हमें झलक दिखाई देती है। आधुनिक काल में जो सिद्धांत चले आ रहे हैं वो सारे सिद्धांतों का किसने? मैकियावेली ने समर्थन किया। तो हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। कि मैकियावेली को आधुनिक युग का हम जनक मानते हैं। वो एक ऐसा समय था जब मध्य युग का अंत हो रहा था और नए युग का प्रारंभ हो रहा था। तो दोनों के बीच में मैकियावेली ने कड़ी का काम किया। उसने जो मध्य युग की कमियां थी उनको उजागर किया, उनसे निराकरण के उपाय बताए और साथ साथ में आधुनिक युग का उसने समर्थन किया। सामंतवाद, पोप का साम्राज्य, रोमन साम्राज्य मध्य युग के प्रतीक थे। मैकियावेली ने धर्म, देवी कानून में उसकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने इसका विरोध किया। उसके जो सारे सिद्धांत हैं उसमें हमें आधुनिकता का पुट दिखाई देता है। तो विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम ये देखेंगे कि उसके जो जितने भी सिद्धांत थे उनमें आधुनिकता कहाँ कहाँ थी। कि राष्ट्रीय राज्यों का संदेशवाहक रहा मैकियावेली। रोमन और पोप तंत्र का अंत हुआ। यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हुआ। उस समय राजतंत्रीय सत्ता शक्तिशाली हुई। धर्म की सत्ता का अंत हुआ। ये सब मैकियावेली के प्रयासों से ही संभव हुआ। प्रिंस इस बात का प्रमाण है कि वह अपने समय के राष्ट्रीय राजतंत्रों को सम्मान की दृष्टि से देखता था और इसीलिए राजा की उसने जगह जगह प्रशंसा की है। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। राज्य सर्वोपरि संस्था उसने माना। अरस्तु के समान के बाद मैकियावेली ने प्रतिपादित किया कि आधुनिक राज्य ही सर्वोपरि संस्था है। राज्य को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की। अन्य संस्थाएं राज्य से नीचे हैं। राज्य में ही सबका विकास संभव है, ये मैकियावेली ने हमें बताया। राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। संप्रभुता का विचार आधुनिक युग की उपज है। हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा की भांति उसने कहीं भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। हम देखते हैं उसके दर्शन में कहीं भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु राज्य को सर्वोपरि मानकर उसने सभी को उसके अधीन कर दिया। उसके निर्णय सभी पर सर्वोपरि होंगे, ये आदेश दंड के द्वारा भी मनवा सकता है। तो एक जो संप्रभुता का सिद्धांत है, जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, उसका हम उसको जनक मान सकते हैं। एक शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता मान सकते हैं हम उसको। कि आधुनिक काल में क्या है कि पूरी राजनीति शक्ति का ही पर्याय है, पावर पॉलिटिक्स है आज। और इसका जनक कौन है? मैकियावेली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, शक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की। एक राज्य का उद्देश्य अत्यधिक शक्ति प्राप्त करना होना चाहिए, ये भी उन्हीं की धारणा थी। और उनका ये भी मानना था कि राज्य को शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहे प्रपंच, छल, कपट कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन शक्ति को उसको निरंतर प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि राज्य का अस्तित्व शक्ति से ही संभव है। तो ये आज भी हम मानते हैं कि जिस राज्य के पास ज़्यादा शक्ति है वो सर्वोपरि है। तो आज शक्ति एक तरह से मैकियावेली शक्तिवादी राजनीति के हमें प्रणेता दिखाई देते हैं। कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया मैकियावेली ने। मध्य युग के समस्त जो राजनीतिक चिंतन में धर्म और नैतिकता का समावेश है। चाहे आप एक्विनास के विचार मान लीजिए, चाहे अरस्तु के विचार मान लीजिए, चाहे प्लेटो के विचार मान लीजिए, सब में हमें धर्म और नैतिकता राज्य से अलग दिखाई नहीं देती। परंतु मैकियावेली ने
धर्म और नैतिकता को पृथक किया। उसने कहा कि राजनीति में साधनों के उचित और अनुचित पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि लक्ष्य सही है तो साधन चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। यदि राज्य का लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए वो उचित साधन भी मान सकता है, के द्वारा भी शक्ति प्राप्त कर सकता है, और अनुचित साधनों के द्वारा भी शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि उसका लक्ष्य सही है, उसका लक्ष्य समाज का कल्याण करना है, उसका लक्ष्य नागरिकों का कल्याण करना है, तो ऐसी स्थिति में धर्म और नैतिकता को बहुत ज़्यादा राजनीति में समावेश नहीं करना चाहिए, बल्कि लक्ष्य पर विचार करना चाहिए, साधन पर विचार नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवाद का समर्थक मानते हैं। आज व्यक्तिवाद का बोलबाला है पूरे विश्व में। आधुनिक युग की जो विशेष प्रवृत्ति है व्यक्तिवादी विचारधारा है। व्यापार और वाणिज्य का विकास होने से ये विचारधारा बल पकड़ रही थी कि राज्य को धन क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अरस्तु ने, मैकाइवली ने भी इसका समर्थन किया। उसने कहा कि जनता के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि जनता के धन का कोई व्यक्ति अपहरण करता है तो व्यक्ति उसको कभी भी माफ़ नहीं करता। भौतिकवाद का समर्थन किया उसने। इस संसार में सुख से रहना मानव जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और मैकाइवली इसका समर्थन करता है। मैकाइवली ये कहता था कि सत्ता, धन, सौंदर्य ये पूज्य वस्तुएं, अतः इनका उपयोग करना चाहिए। ये इस लोक में जो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उन सब का हमें उपयोग करना चाहिए। इसलिए उसने उपयोगितावाद का भी समर्थन किया कि यदि सुख प्राप्ति में भौतिक वस्तुएं यदि साधन बन रही हैं तो हमें उसका उचित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, इस भौतिकवादी युग में रह रहे हैं, तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर हमारा अधिकार है। इसलिए हमें हमेशा इनका उपभोग करते रहना चाहिए। मैकाइवली को संघ व्यवस्था का समर्थक भी माना जाता है कि उसने किस तरह संघ व्यवस्था का समर्थक हम मान सकते हैं कि उसने राज्यों की शक्ति देने का प्रयास किया। दूसरे मतलब शासन व्यवस्था में शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर उसने बल दिया कि राजा के पास में शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में उसको लक्ष्य के माध्यम से दूसरों को उसको वितरित भी करना चाहिए। यदि आप व्यक्ति का जो भौतिक सुख की प्राप्ति में यदि आप साधन बन रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप शक्ति का वितरण कर रहे हैं। और आधुनिक अध्ययन पद्धति का भी जनक हम मैकाइवली को मान सकते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, यथार्थवादी पद्धति है, पर्यवेक्षण पर आधारित पद्धति है, ऐतिहासिक, ये सब उसने प्रयोग किए। इसलिए हम उसको क्या मान सकते हैं, उसको अध्ययन पद्धति के माध्यम से भी आधुनिक काल का हम उसे जनक मान सकते हैं। तो ये तो थे मैकाइवली को क्यों हम आधुनिक युग का जनक मानते हैं। आज हम अपने जो व्याख्यान है मैकाइवली के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।